नमस्ते। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे वो है मिजबिल द ऑटर। अब ऑटर जो होता है वो एक जानवर जैसा होता है जो गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि इस कहानी के जो लेखक हैं उनके बारे में। गैविन मैक्सवेल एक स्कॉटिश लेखक और प्रकृतिवादी है। तो गैविन मैक्सवेल जो हैं वह स्कॉटलैंड से हैं और वह एक प्रकृतिवादी यानी कि वह जो प्रकृति है उसकी सुरक्षा में विश्वास करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। वह अपने गैर काल्पनिक लेखन और उद्बिलाव के साथ अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो अब जो गैविन मैक्सवेल हैं वह गैर काल्पनिक कहानियां लिखते हैं, यानी कि कुछ भी इनमें काल्पनिक नहीं होता इनकी कहानियों में, सब कुछ इनकी खुद की जिंदगी से लिया गया होता है। और जो उद्बिलाव यानी कि जो ऑटर जिसके बारे में हम ये कहानी पढ़ेंगे, उनके साथ इनका जो काम है, जो भी इन्होंने कहानियां लिखी हैं इस ऑटर या उद्बिलाव को लेकर, वह सबसे ज्यादा इसी के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कहानी है उसका विषय क्या है? इस कहानी कथा का विषय एक अकेलापन है जो एक प्यारे पालतू जानवर को खोने पर महसूस होता है। तो अब अगर आपने कभी जानवर पाला है तो उसके मर जाने पर या किसी वजह से जब वो आपके पास नहीं रहता वह जानवर, तो आपको उदासी महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है। तो ये जो कहानी है ये उसी के बारे में है। वर्णकर्ता इराक में एक ऊद-बिलाव को गोद लेता है क्योंकि वह अपने कुत्ते जॉनी को खोने के बाद अकेला था। तो अब जो लेखक हैं वो इराक में उन्होंने एक ऊद-बिलाव को गोद ले लिया, ऊद-बिलाव को पाल लिया, क्योंकि उनका जो कुत्ता था पहले जॉनी, वो उसके खोने के बाद यानी कि उसके मरने के बाद वह अकेले हो गए थे। तो अब गैविन ने एक कहानी लिखी थी, गैविन मैक्सवेल ने, जिसका नाम था द रिंग ऑफ ब्राइट वाटर। तो ये जो कहानी है इसमें इन्होंने दर्शाया है कि कैसे उन्होंने अपने डॉग यानी कि अपने कुत्ते जॉनी को खोया था जिसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे भी अब जो ये कहानी है मिजबिल द ऑटर, इसमें वो बताते हैं कि अब उसके मरने के बाद, उस कुत्ते के मरने के बाद, उन्होंने एक ऊद-बिलाव को गोद लेने का सोचा इराक में। अब मैक्सवेल के जो ऊद-बिलाव है उसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं क्योंकि वह कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अब 1956 में मैक्सवेल ने इराक से एक ऊद-बिलाव खरीदा। तो इराक में उन्होंने ऊद-बिलाव खरीदा। जब मैक्सवेल इसे लंदन जूलॉजिकल सोसाइटी में ले गए तो पता चला कि मिजबिल चिकने लेपित ऊद-बिलाव की एक अनदेखी प्रजाति थी। तो अब जब वह जूलॉजिकल सोसाइटी ले गए अपने ऊद-बिलाव को, तो वहां पे उन्हें पता चला कि उनके जो ऊद-बिलाव यानी कि जिसका नाम मिजबिल था, तो मिजबिल जो है वह चिकने लेपित यानी कि जो उसका शरीर था वह बहुत ही ज्यादा चिकना था। और ये एक ऐसा ऊद-बिलाव है जिसकी प्रजाति अब नहीं पाई जाती है, जो कि बहुत ही अनदेखी प्रजाति का है। तो जूलॉजिस्ट ने ऊद-बिलाव को लुट्रोगेल परस्पिलिस्टा पिसिल्टा मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑटर नाम दिया। तो फिर जो जूलॉजिस्ट है, वहाँ पे जो जूलॉजिकल सोसाइटी में जो काम कर रहा था इंसान, जो जानवरों के बारे में जिसने पढ़ाई करी होती है, जो जानवरों के बारे में जिनको ज्ञान होता है, उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो जूलॉजिस्ट था उसने फिर इस ऊद-बिलाव का नाम मिजबिल से बदलकर लुट्रोगेल परस्पिसिल्टा मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑटर रखा। कि ये मैक्सवेल का, क्योंकि ये गैविन मैक्सवेल का ऑटर था इसलिए उन्होंने उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया। अब हम कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, तो 1956 का जो नया साल के नए साल से थोड़ा पहले, न्यू ईयर यानी कि नए साल, आई ट्रैवल टू सदर्न इराक। तो अब
जो लेखक है वह कह रहे हैं कि मैं जो दक्षिण इराक है वहां पर गया था। दक्षिण इराक। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. अब तब तक जो लेखक है उनके मन में ये बात आ गई थी कि उन्हें एक ऊद बिलाव चाहिए है कुत्ते की बजाय। And that Camus Fairna ringed by water a stone's throw from its door. और कैमस फेरना जो है वो उसे जो कैमस फेरना यानी कि ये एक जगह है इराक में, ये एक जगह है कैमस फेरना। तो उन्होंने कहा कि कैमस फेरना जो है वो एक अच्छी जगह होगी उदबिलाव को पालने के लिए, वहां से लाने के लिए, क्योंकि और वह उनके घर के पास भी था। रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर का मतलब है कि वह उनके घर के पास था, ज्यादा दूर नहीं था। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. तो फिर जो लेखक है उन्होंने अपने जो दोस्त हैं उन्हें ऐसे ही बताया इस बारे में कि वह एक ऊदबिलाव पालने का सोच रहे हैं। तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने ये उनको सलाह दी कि वह जो टिग्रिस मार्शेस यानी कि जो टाइग्रिस दलदल है वहां पर उन्हें ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें एक ऊदबिलाव मिल जाएगा। फॉर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। वहां पर वो इतना ज्यादा मात्रा में थे जैसे कि एक मच्छर यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में होता है, तो वह बहुत आसानी से उन्हें वहां मिल सकते थे जैसे कि यहाँ पे मच्छर मिल जाते हैं। मॉस्किटोज यानी कि मच्छर। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। और जो अरब हैं वह उन्हें पालते थे, वह उनके पालतू जानवर हुआ करते, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. तो अब हमें लेखक बताते हैं कि वो बसरा जा रहे थे। बसरा एक जगह का नाम है, एक महावाणिज्य दूत के पास। यानी कि कॉन्सुलेट जनरल के पास अपना जो उनका यूरोप से जो मेल आया था, यानी कि यूरोप से जो उनकी एक चिट्ठी आई थी उसको लेने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. और फिर जब वह महावाणिज्य दूत के वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त का तो खत आ गया है लेकिन जो लेखक है उनका अभी भी नहीं आया है। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. तो अब इंग्लैंड में उन्होंने बात करने का प्रयास किया और 3 दिन बाद भी जब कुछ नहीं हुआ उससे कि उनका जो खत था, जो उनका मेल था वो तब भी जब नहीं आया तो उन्होंने टेलीफोन पे कॉल किया, यानी कि टेलीफोन से फोन मिलाया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। और उस जमाने में जो ऐसे आपको जब कॉल करना होता था या बात करनी होती थी तो 24 घंटे पहले आपके जो कॉल है उसे बुक किया जाता था, यानी कि आपको कॉल के लिए भी, किसी को फोन मिलाने के लिए भी आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती थी 24 घंटे पहले। तो उस जमाने में क्योंकि इतना ज्यादा फोन का इस्तेमाल भी नहीं होता था और बहुत सारे लोग अपने करीबी जो दूर के लोग हैं उनसे बात करना चाहते थे, तो इसीलिए 24 घंटे की बुकिंग हुआ करती थी 24 घंटे पहले। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब पहले दिन जो था उस दिन वो जो टेलीफोन था वह खराब था। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे। और दूसरे दिन ये जो बात करने की जो वो थी, जो संपर्क करने का एक तरीका था वह बंद था, यानी कि टेलीफोन का जो बूथ होता है वह बंद था क्योंकि एक रिलीजियस हॉलीडे यानी कि एक धार्मिक छुट्टी थी उस दिन। रिलीजियस हॉलीडे का मतलब होता है धार्मिक छुट्टी।
ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी और टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। अब जो लेखक के दोस्त थे वो चले गए थे इराक, और उन्होंने लेखक ने कहा था उन्हें कि वह उन्हें एक हफ्ते में वहीं पर मिलेंगे। 5 days later माई मेल अराइव, और 5 दिन बाद जाकर जो लेखक है उनका जो खत था वह पहुंचा। अराइव यानी कि पहुंचा। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. अब लेखक कहते हैं कि वे अपने जो कमरा है उस कमरे में गए, बेडरूम यानी कि अपने कमरे में गए उस खत को पढ़ने के लिए, और वहां पर जो जमीन है उस वहां पर 2 अरब थे। Beside them lay a sack that squirmed from time to time. और उनके बराबर में एक सैक यानी कि एक बोरी थी जो कि बीच बीच में हिल रही थी। स्क्वर्म यानी कि हिल रही थी। They handed me a note from my friend. Here is your otter. और उन्होंने मेरे दोस्त का खत मुझे पकड़ाया। वो दोस्त जो इराक जा चुका था, तो उन्होंने उस दोस्त का खत पकड़ाया जिस पे लिखा था ये लो तुम्हारा ऑटर, यानी कि ये लो तुम्हारा ऊद बिलाव। तो उनका जो दोस्त है उन्होंने इराक से लेखक के लिए एक ऊद बिलाव भेजा था। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में जान लेते हैं। स्क्वर्म्ड का मतलब ऐंठना या आम भाषा में हिलना। केबल्ड का मतलब है टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजना। टेलीग्राफ उस जमाने में बहुत चलते थे। अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत कम दूरी, जैसे कि मैंने कहा कि वो पास में जो इराक था वो उन लेखक के घर के पास था, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द यूज किया था अ स्टोन्स थ्रो। क्रॉस माई माइंड मतलब मन में ये बात आना, कोई भी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। विथ आई होप आपको अभी तक की कहानी समझ में आ रही है। ये कहानी आगे जाते जाते और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, और आपको आप बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे जो लेखक हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आगे जाकर इस कहानी में अपने ऊद बिलाव को लेकर। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. और फिर लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने वो बोरी खोली तो उनकी जिंदगी का एक ऐसा फेज यानी कि एक ऐसा चरण शुरू हुआ। फेज यानी कि चरण। उनकी जिंदगी का एक ऐसा चरण शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि वो जो ऊद बिलाव है वो आज तक लेखक के पास है। एंड मी फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और वो कहते हैं कि शायद हो सकता है जितना मुझे पता है कि मेरे मरने से पहले वह खत्म होगा भी नहीं, कि मतलब लेखक के मरने से पहले वो ऊद बिलाव नहीं मरेगा, ऐसा उन्हें लगता है। इट इज इन इफेक्ट अ thraldom टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन। और फिर वह कहते हैं कि उन्हें अ thraldom टू ऑटर्स का मतलब है कि वह उस एक तरीके से जो ऊद बिलाव है उसके गुलाम बन गए हैं। एंड ऑटर फिक्सेशन, और वो बहुत ही ज्यादा उसको पसंद करते हैं। तो आपने देखा अगर आपने कभी जानवर पाला है कि जानवरों से इतना ज्यादा एक लगाव हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो एक तरीके से आप गुलाम बन जाते हैं उनके। तो वैसा ही लेखक के साथ भी हो रहा है। That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. और फिर वो कहते हैं कि ऐसा मैंने और भी बहुत से लोगों में देखा है, ये जो गुलामी जो वो करते हैं ऊद बिलाव या किसी भी जानवर की, जिन्होंने कभी किसी एक जानवर को पाला होता है, उन्होंने उनमें भी यही चीज देखी है लेखक ने। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom. अब जो जानवर बाहर आया उस बोरी में से, क्रिएचर यानी कि जानवर, जो जानवर उस बोरी में से बाहर आया और बहुत ही ज्यादा बड़े जो टाइल्ड फ्लोर है यानी कि जो जमीन है जिसपे टाइल्स लगी हुई हैं उस पर जब वह आया, resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक छोटा सा ड्रैगन या कह सकते हैं बड़ा सा, मतलब उसके एक ड्रैगन तो आपको पता ही होगा कि वह उसके जैसा दिख रहा था।
From the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. और फिर सर से लेके उसकी पूंछ की टिप तक, यानी कि पूंछ की जो ये एंड का हिस्सा होता है, अंत का भाग, उस तक वो पूरा का पूरा पॉइंटेड स्केल्स, यानी कि वो जो ऊदबिलाव था उसके ऊपर जो थे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, यानी कि सममित नुकीले दिखने वाले, वो नुकीले थे नहीं पर नुकीले दिखने वाली ऐसी धाराएं थी, और जो कि एक मिट्टी की कवच से बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था, मिट्टी का कवच यानी कि मड आर्मर, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. और वो जो धाराएं और वो जो मिट्टी का कवच जैसी उसकी त्वचा थी, वहां उसके बीच में आपको एक बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, वेलवेट फर यानी कि, और मखमली फर यानी कि वेलवेट फर, मखमली फर, तो वहां पे आपको मुलायम मखमली फर दिख सकता था, जो कि एक भूरे, जो कि एक चॉकलेट का रंग आपने देखा होगा ना, तो चॉकलेट का जैसा भूरा रंग होता है, वैसे रंग के किसी छुछुंदर की तरह, मोल यानी कि छुछुंदर, उसके जैसा वह नेवले का उसके जैसा वह ऊदबिलाव का रंग था और शरीर था। He shook himself and I half expected a cloud of dust. अब लेखक कहते हैं उसने खुद को झिड़का और लेखक को लगा कि शायद उसके ऐसा करने पर एक कह सकते हैं गंदगी का क्लाउड, या गंदगी बाहर, गंदगी मतलब गिरेगी एक तरीके से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वह मिट्टी से सना हुआ है। But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud. और फिर लेखक कहते हैं कि एक महीने तक मेरे को उनको, लेखक को एक महीना लग गया उसके शरीर से मिट्टी को हटाने में, जो ऊदबिलाव था उसके शरीर से मिट्टी को हटाने में, and see the otter as it were in his true colors, और उसको अपने जो सच्चे रंग हैं उसमें देखने में उन्हें एक महीना लग गया, क्योंकि वह ऊदबिलाव दलदल में रहता था तो वह मिट्टी से सना हुआ था, और इसीलिए जो लेखक है उन्हें इतना समय लग गया वह सारी मिट्टी हटाने में। Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. अब जो लेखक है वह कहते हैं मिजबिल जो था, जो कि उस ऊदबिलाव का नाम था, वे कहते हैं वो सही में एक ऐसी प्रजाति का था, रेस यानी कि एक ऐसी प्रजाति का था जो पहले किसी को भी पता नहीं था, and was at length christened by zoologist Lutrogale perspicillata maxwelli और Maxwell's otter. और वही बात जो हमने पिछली बार आपको पहले बताई थी मैंने आपको, कि जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसका नाम लूट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया था जब उन्हें इसके बारे में पता चला। For the first 24 hours, Midgeville was neither hostile nor friendly. जो पहले 24 घंटे थे उसमें मिजबिल जो था वो ना ही बहुत ज्यादा मित्रतापूर्ण स्वभाव रख रहा था लेखक के साथ, पर ना ही वो बहुत ज्यादा शत्रुता दिखा रहा था उनकी तरफ। यानी कि वो बहुत ज्यादा उनके साथ मित्रतापूर्ण स्वभाव भी दिखा रहा था और शत्रुता भी नहीं दिखा रहा था। He was simply aloof and indifferent. वो बस ऐसे एक तरीके से नहीं ध्यान दे रहा था लेखक के ऊपर। Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और वह जमीन पर सो रहा था लेखक के बिस्तर से जितना दूर हो सके उतना दूर। बेड यानी कि बिस्तर। The second night Midgeville came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees.
दूसरी रात मिजुअल लेके जो लेखक है उनके बिस्तर पे चढ़ा और उनके जो घुटना है उसके पास सोता रहा until the servant brought tea in the morning, जब तक उनकी जो सर्वेंट यानी कि उनका जो नौकर है वह उनके लिए चाय नहीं लाया, तब तक वह वहीं सोता रहा उनके घुटने के पास. And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और फिर जो जब दिन बढ़ता चला गया तो उसने धीरे धीरे करके उसका जो ये स्वभाव जो था उसका लेखक की तरफ और अपनी नई जगह की तरफ वो उसका कम होता चला गया और वह बहुत ज्यादा रुचि दिखाने लगा अपने आसपास की चीजों में. I need a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. अब जो लेखक है वे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए उसके शरीर के लिए एक बेल्ट बनाई और फिर इस बेल्ट के साथ वह उसे बाथरूम ले जाया करते थे. जैसे हमें कुत्ते को घुमाते हैं वैसे वह अपने ऊदबिलाव को घुमाने लगे थे. Where for half an hour he went wild with joy in the water. और जब वह उसे घुमाने के लिए जाते थे, जब वह उसे बाथरूम ले जाते थे, तो आधे घंटे के लिए वह इतना ज़्यादा जंगली हो जाता था. वाइल्ड यानी कि वह इतना ज़्यादा जंगली हो जाता था खुशी के मारे पानी को देखकर. पानी में वह इतना खुश हो जाता था एकदम जंगलियों की तरह. प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें डुबकियाँ मारना और अलग अलग कलाबाजियाँ करना, मतलब वह बहुत मस्ती करता था पानी में. Shooting up and down the length of the bathtub under water, और इधर उधर उसमें ही तैरता रहता था, ऊपर नीचे करता रहता था. And making enough slosh and splash for a hippo, और एक जल हस्ती जितना वह पानी इधर उधर गिराता फिरता था. This I was to learn is a characteristic of otters. तो अब जो लेखक है वे कहते हैं कि फिर ये मैंने जाना कि मुझे ये पता चला कि ये एक विशेषता होती है. कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ये एक विशेषता होती है ऊदबिलाव की. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. कि हर बूंद पानी की, ड्रॉप यानी कि बूंद, हर बूंद पानी की इधर उधर गिरनी चाहिए, फैलनी चाहिए. A bowl must at once be overturned. अगर एक पानी से भरा हुआ कटोरी रखी गई है तो उसे उल्टा कर देना है. ओवरटर्न यानी कि उसको उल्टा कर देना है. Or if it will not be overturned, be sat and splashed in until it overflows. और अगर मान लो कि वो जो कटोरी है वह उल्टी नहीं हो सकती तो वह उसमें बैठकर और तब तक बैठा रहेगा और इधर उधर हिलता रहेगा जब तक पानी उसमें से निकल ना जाए बाहर. Water must be kept on the move and made to do things. जो ऊदबिलाव है उन्हें ऐसा लगता है कि पानी जो है उसको हमेशा गिरते पड़ते रहना चाहिए, इधर फैला रहना चाहिए. When static, it is wasted and provoking. क्योंकि जब पानी स्टैटिक यानी कि जब पानी स्थिर होता है तो वो बहुत ही बेकार होता है और ऊदबिलाव को उत्तेजित करता है. उसे लगता है कि ये स्थिर कैसे है, इसको तो मुझे हिलाना पड़ेगा. 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it. अब 2 दिन बाद मिजबिल जो है वो लेखक के जो कमरा है कमरे से एकदम से भाग गया. And I turned to see his tail disappear as I entered it. तो जैसे ही जो लेखक है वह अंदर घुसे कमरे के तो मिजबिल जो है वह भाग गया बाहर. And I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. और फिर मैंने देखा कि मिजबिल की जो पूंछ है, टेल यानी कि मिजबिल की जो पूंछ है वह एक गलियारे में जो एक मोड़ था, एक जो बेंड था, वहां पे उसकी पूंछ गायब होते हुए दिख रही थी और वह जो रास्ता था वह बाथरूम तक ले जाता था. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub. अब जब तक लेखक वहां पहुंचे बाथरूम तब तक वह बाथटब यानी कि जिसमें नहाते हैं, जैसे लंबा सा एक टब होता है, उसके एक छोर पर बैठा हुआ था. And fumbling at the chromium taps with his paws, और अपने जो पंजे हैं उसके paws यानी कि जो उसके पंजे हैं
वह उससे जो नल था, जो क्रोमियम टैप्स यानी कि जो नल था, उनको इधर उधर कर रहा था, उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड, और फिर जो लेखक है वह बहुत ही दंग होकर इस चीज को देख रहे थे। In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. और 1 मिनट से भी कम वक्त में जो ऊदबिलाव है, जो मिजबिल है, उसने पानी का जो नल है उसको घुमा दिया था थोड़ा सा, जिससे एक थोड़ी सी धारा, ट्रिकल ऑफ वाटर यानी कि पानी की एक धारा बहने लगी थी। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और एक दो और पल बाद वह अपने फुल फ्लो में पानी बहने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि मिजबिल को कितना ज्यादा पसंद था पानी, कि वह अब खुद भी नल खोलना सीख गया था। He had been lucky to turn the tap the right way. अब जो लेखक है वह कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा लकी था, यानी बहुत ही ज्यादा नसीब वाला था कि उसने सही दिशा में नल को घुमाया। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है बाद में कि उसने गलत दिशा में नल घुमा दिया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा टाइट होता चला गया। चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैब्स फेलियर टू कोऑपरेट, और फिर मिजबिल जो था वो बहुत ज्यादा चिटर करता था। चिटर मतलब क्या होता है? तो चिटरिंग जो है वो एक आवाज है जो ऊदबिलाव निकालते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा चिढ़कर और निराश होकर, इरिटेशन यानी कि चिढ़कर या उत्तेजित होकर और निराश, तो वह चिढ़कर और निराश होकर ऐसी चिटरिंग की आवाज निकालता था, क्योंकि मतलब उसको ये गुस्सा आ रही होती थी कि जो नल है वो उसके साथ वो जो करना चाह रहा है वो क्यों नहीं कर रहा नल, जैसा वो कह रहा है। वेरी सून विच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, और फिर जो लेखक है वे कहते हैं कि अब मिजबिल जो है, जिसका उन्होंने और एक पेट नेम, एक नाम रख दिया मिज, तो मिज जो है वो बिना लेखक की सहायता के अब घूमने जा पाता था। एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और लेखक के पास वापस आ जाता था जब लेखक उसका नाम बुलाते थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना ज्यादा वक्त, मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त खेल में बिता देता था। प्ले यानी कि खेल में बिता देता था। He spent hours shuffling a rubber ball around the room. वो घंटों तक एक रबर की बॉल, एक रबर की गेंद इधर उधर पूरे कमरे में ले जाता रहता था, खेलता रहता था उससे। लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर, एक सॉकर प्लेयर यानी कि आपने फुटबॉल तो देखा ही होगा कभी, तो जैसे फुटबॉल खेला जाता है कि पैरों से बॉल को इधर उधर ले जाते हैं, तो वैसे ही वह जो उसकी रबर की गेंद थी उसको इधर उधर ले जाता था। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, अपने चारों पैरों से वह बॉल को आगे पीछे इधर उधर फेंकता रहता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और वो अपनी गर्दन, नेक यानी कि वह अपनी गर्दन से भी उस बॉल को, उस गेंद को फेंक सकता था दूर। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक बहुत ही ज्यादा ऊंचाई और दूरी तक, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात थी लेखक के लिए। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, लेकिन अब जो ऊदबिलाव है उनको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? वो तब आता है जब वह अपनी पीठ पर लेटे होते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, और छोटे छोटे चीजों के साथ, ऑब्जेक्ट्स यानी कि छोटी छोटी चीजों के साथ, छोटी चीजों को अपने पाँव में ऐसे दबाकर वह उनको इधर उधर खेलता था उनसे। मार्बल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और इस खेल के लिए अपनी पीठ पर लेटकर जो वह करते थे, तो जो मिजबिल जो था उसके लिए जो मार्बल्स यानी कि कंचे जो होते हैं वह उनके साथ खेलना
पसंद करता था इस तरीके से। He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly. वो अपनी पीठ पर लेटकर और ऐसे 2 या उससे ज्यादा ऐसे कंचों को लेकर अपने पेट पर ऊपर नीचे खिसकाता रहता था, इधर उधर करता रहता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना एक भी कंचे को नीचे गिराए। तो आप देख सकते हैं कि उसे कितना मजा आता है इन सब चीजों में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात कर लेते हैं। तो पहला है थ्रॉलडम। थ्रॉलडम का मतलब है कि नियंत्रण में होना। फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब है बहुत मजबूत लगाव। किसी चीज से जब आप बहुत ऐसा लेखक ने मिज्वल के लिए कहा था कि उन्हें एक तरीके से फिक्सेशन या कह सकते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था अपने उद्बिलाव से, मिज्वल से। क्राइस्टंट का मतलब है नाम, नाम रखने को कहते हैं कि क्राइस्टंट, मतलब इस बच्चे को क्राइस्टन किया गया है, इसका नाम रखा गया है। मेडिवली कंसीव्ड का मतलब है मध्य युग की एक कल्पना, कि कोई मध्य युग की कोई कहानी या कल्पना कह सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब है अमित्र, कि कोई जब बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बात करता है, बहुत बुरी तरीके से पेश आता है, तो उसे हॉस्टाइल कहते हैं, कि वो अमित्र है। एपैथी मतलब होता है रुचि का अभाव, कि मतलब एपैथी यानी कि किसी चीज की रुचि है ही नहीं। फंबलिंग का मतलब है अनाड़ी तरीके से कुछ करने का प्रयत्न, कि आपको कोई चीज आती नहीं है, जैसे अगर मेरे को बॉल पकड़नी नहीं आती तो मैं उस बॉल को इधर उधर गिराती रहूंगी, कहीं कुछ करती रहूंगी, तो उसे फंबलिंग कहते हैं। प्रोवोकिंग का मतलब है क्रोध या किसी अन्य प्रतिक्रिया का कारण। प्रोवोकिंग यानी वही, इसका आम भाषा में मतलब होता है उत्तेजित करना या उत्तेजित होना। सो टू स्पीक का मतलब है जैसा था, कोई ये कह सकता है कि सो टू स्पीक यानी कि जैसा था, ऐसा था कि ये वाली चीज, हम कहते हैं ना कि ऐसा था कि ये हुआ, तो सो टू स्पीक वहां पे हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब है दूरी बनाए रखना, कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप दूर रहते हैं उस चीज से, तो उसे अलूफ एंड इनडिफरेंट कहते हैं। और आखिरी है फ्लिक। फ्लिक का मतलब है एक त्वरित हल्की गतिविधि। फ्लिक यानी कि आपने हल्का सा एक ऐसी वाली जो चीज होती है ना, आपने हल्का सा एक चीज को फ्लिक किया है, थोड़ा सा थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ है, थोड़ी सी उसके साथ थोड़ी सी ताकत के साथ आपने किसी चीज को दूर करा है। या जैसे अब मिज्वल जो है इसमें वो अपनी गेंद को फ्लिक करता है, यानी कि अपनी गर्दन से वह थोड़ी सी ताकत लगाकर उसे दूर फेंकता है, तो उसे फ्लिक करना कहते हैं। अब हम कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमोस्फेरना वुड बी सुटेबल फॉर? कि जो लेखक हैं उन्हें ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट या कह सकते हैं कौन सा प्रयोग था ऐसा जो उन्हें लगता था कि कैमोस्फेरना में करना अच्छा रहेगा। तो अब इसका उत्तर है कि जो प्रयोग लेखक को यानी कि मैक्सवेल को लग रहा था कि कैमोस्फेरना में करना सही होगा, वो था 1956 में 1956 में जो लेखक हैं उन्होंने दक्षिण इराक जाने का सोचा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें एक कुत्ता नहीं, उन्हें एक ऊदबिलाव या एक ऑटर पालना है। और कैमोस्फेरना जो है वहां पे बहुत ज्यादा पानी है, और उन्हें लगा कि वहां पे ये प्रयोग करना, कि वहां पे ये देखना कि उन्हें ऊदबिलाव मिलता है या नहीं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ये वो प्रयोग था जिसकी यहाँ बात हो रही है, कि उन्हें जो ऑटर है उसे वहां से लेना था, ऑटर को पालना था। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई? अब जो लेखक हैं वे बसरा क्यों जाते हैं और वहां कितनी देर और क्यों इंतजार करते हैं? तो बसरा जो है, बसरा वहां पे जो लेखक हैं उनकी चिट्ठी आने वाली थी यूरोप से।
उनकी चिट्ठी आने वाली थी यूरोप से, पर तो इसलिए वह बसरा गए थे, पर वहाँ पे उन्होंने 5 दिन इंतज़ार किया है और तब जाके उन्हें उनकी चिट्ठी मिली है, उससे पहले उनकी चिट्ठी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। तीसरा प्रश्न है हाउ डज़ ही गेट द ऑटर, कि जो लेखक है उन्हें ऑटर या ऊद बिलाव कैसे मिलता है। डज़ ही लाइक इट, क्या उन्हें अच्छा लगता है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, ऐसे कौन से शब्द हैं इस कहानी में जिसको देखकर आपको ये पता चलता है कि उन्हें वह ऑटर अच्छा लगा था। तो अब ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑटर जो था वह लेखक के दोस्त ने उनको भेंट किया था और उन्हें वह अच्छा भी लगता था, पसंद था वह ऑटर उन्हें। ये अब हमें किस चीज़ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है जैसे कि जब लेखक ने कहा कि मिर्जबिल दूसरी रात को मेरे बिस्तर पर आया और मेरे घुटने के पास सो गया, या फिर जब उन्होंने कहा कि मैंने उसके लिए, उसके शरीर के लिए एक बेल्ट बनाई। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वह अपने ऑटर को कितना ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं इस कहानी में जिनसे आप ये बता सकते हैं कि उन्हें अपना जो ऊद बिलाव था यानी कि मिर्जबिल जो था वो पसंद था। चौथा प्रश्न है व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। अब चौथा प्रश्न ये है कि मैक्स जो ऑटर था उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर यानी कि मैक्सवेल का ऑटर क्यों रखा गया था। तो ऑटर का नाम जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने रखा था, पहले जिन्होंने नाम रखा था वह था लुट्रोगेल पर्सिस्टेटा मैक्सवेली मैक्सवेली तो ये नाम उन्होंने रखा था, या फिर इस नाम के अलावा जूलॉजिस्ट ने उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रखा था क्योंकि यह लेखक जो है मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल, उनका ऊद-बिलाव था। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है। जो भी हमने प्रश्नों को के बारे में चर्चा की है, आपको उनका भी उत्तर समझ आ गया है एंड आई होप कि मुझसे पहले आप उस चीज़ का उत्तर दे पाए हों। अब हम 5वें प्रश्न पे आते हैं। टिक द राइट आंसर, सही प्रश्न पर ये वाला चिन्ह लगाइए। इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज, शुरुआत में जो ऊद बिलाव था वो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है अलूफ एंड इनडिफरेंट, कि उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो थोड़ा दूरी बनाकर रख रहा था। दूसरा फ्रेंडली यानी कि वो मित्रतापूर्ण था, या चौथा तीसरा हॉस्टाइल कि वह थोड़ा सा कह सकते हैं कि बुरा बर्ताव कर रहा था, या कह सकते हैं कि वह शत्रुता दिखा रहा था। तो अब आप सभी को पता होगा कि सही आंसर जो है वह है अलूफ एंड इनडिफरेंट, की शुरुआत में जब ऑटर पहली बार लेखक के घर आया है तो वह लेखक से थोड़ी दूरी बनाकर रख रहा था, उनको ज्यादा भाव नहीं दे रहा था क्योंकि वह एक नई जगह पर आया हुआ था। तो सही जो उत्तर है वह है अलूफ एंड इनडिफरेंट, तो उस पर आप ऐसा एक टिक लगा देंगे। छठा प्रश्न है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, कि क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजबिल को बाथरूम लेकर गया। What did it do 2 days after that, और 2 दिन बाद उसने मिजबिल ने ऐसा क्या किया। तो जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि मैक्सवेल जब मिजबिल को बाथरूम लेके जाता था तो वह पानी में बहुत ज्यादा मजे करता था, वह ऊपर नीचे जाता रहता था, और एक जल हस्ती की तरह सारा पानी इधर उधर गिराता रहता था। और 2 दिन बाद मिजबिल ने क्या किया, 2 दिन बाद मिजबिल ने
लेखक के घर में जो बाथरूम था वहां जाकर नल को इधर उधर छेड़खानी करी और नल को खोल दिया और उसमें से पानी बहने लगा। तो 2 दिन बाद मुंशी प्रेम ने ये किया।